हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो जनवरी 2021 तक के जो पेपर हुए थे वो ऑफलाइन हुए थे, तो उन सभी पेपर को सॉल्व करवा दिया है। अब ये ऑनलाइन वाले पेपर हैं, तो जो भी ऑनलाइन वाले पेपर हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद 20 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ वह भी ऑफलाइन था, और उसके बाद अभी जो 21 जनवरी को पेपर हुआ था वो भी ऑफलाइन ही था। तो उन पेपरों को भी सॉल्व करवाऊंगी। पहले ऑनलाइन वाले जो भी पेपर हैं उनको सॉल्व करवा देते हैं, और इसके पहले जो ऑफलाइन पेपर हो चुके हैं उनको मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। तोमर, इन्हें मिलाएंगे आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 यानी तीसरे से। अनंगपाल, इन्हें मिलाएंगे 1130 से 1145 यानी चौथे से। चौहान, इन्हें मिलाएंगे 1165 से 1192, और पृथ्वीराज चौहान इन्हें पहले से मिला देंगे। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, प्राचीन तमिलनाडु में की बस्तियों को उर कहते थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ऑफलाइन में भी पूछा गया है, ऑनलाइन वाले में भी पूछा गया है। पहला विकल्प है व्यापारियों, दूसरा है कुलीनों अभिजातों, तीसरा है खेतीहरों किसानों, और चौथा है शिल्पकारों। तो उर कहा जाता था किसानों या खेतीहरों की जो बस्तियां होती थीं उन्हें। तीसरा विकल्प इसमें सही है। उर जो है एक छोटे से गांव या कस्बे को संदर्भित करता है, जिसमें आमतौर पर परिवारों का समूह शामिल है जो भूमि पर एक साथ रहते हैं और कार्य करते थे। और ये जो बस्तियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थित थीं, क्योंकि किसान जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं, तो इन्हीं की बस्तियों को उर कहते थे। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। फर्रुखसियर, इन्हें मिलाएंगे 1713 से 1719। शाह आलम द्वितीय, इन्हें मिलाएंगे पहले से। अहमद शाह, इन्हें मिलाएंगे चौथे से, और आलमगीर द्वितीय इन्हें मिलाएंगे तीसरे से। तो इस क्रम में तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। अब इन सब के बारे में भी जान लीजिए। फर्रुखसियर जो थे भारत के मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 1713 से 1719 तक शासन किया। वह बहादुर शाह प्रथम के पोते, अजीम अस शान के बेटे और सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाहों में से एक औरंगजेब के परपोते थे। तो आप लोगों को सीधा याद रखना है कि ये औरंगजेब के परपोते थे। ये भी मुगल सम्राट ही थे, क्योंकि ये सभी मुगल सम्राट ही हैं, उन्हीं के बारे में लिखा है। तो ये जो थे ये आलमगीर द्वितीय के पुत्र और जहांदार शाह के पोते थे। अहमद शाह, ये मोहम्मद शाह के पुत्र थे, और आलमगीर द्वितीय ये जहांदार शाह के पुत्र थे। तो इन सब के बारे में इतना इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार की सहेदायाद प्रथा का अर्थ है। पहला विकल्प है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, दूसरा है ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, तीसरा है सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, और चौथा है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन।
तो उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है स्तोत्रम, दूसरा है भजनम, तीसरा है प्रबंधम और चौथा है अभंग। तो मराठी में लिखे गीतों को अभंग के नाम से जाना जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि, इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो अब इसमें ये बताने हैं कि कौन से सही हैं। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ए और बी दोनों ही सही हैं। तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में संत और कवियों की एक बड़ी संख्या देखी गई थी, जिनके मराठी में सरल गीत लोगों को प्रेरित करते थे। और ये जो कवि संत थे, इन्होंने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक महत्व दिया था। इसीलिए दोनों ही विकल्प इसमें सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था? पहला विकल्प है बीघा, दूसरा है बेबड़, तीसरा है बैगा और चौथा है महल। तो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए बेबड़ शब्द का उपयोग किया जाता था। दूसरा विकल्प इसमें सही है। बीघा, इसमें भूमि को मापा जाता है। बैगा जनजाति समूह है और महल जहाँ राजा रानी रहते थे। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। लिखा है 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें राजनीतिक रीति रिवाजों, मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके जैसे किताब, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपना का विकास हो रहा था। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही लिखे हैं और बी ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथनों ए और आर को पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में लिखा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। कथन बी में लिखा है, कथन बी नहीं, कारण है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है वह एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है, तो ये बात भी इनके बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में लिखा है, ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कारण लिखा है, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। तो दोनों ही सही हैं और कारण भी सही है। जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया? पहला विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा विकल्प है वीर सावरकर और चौथा है मौलाना आज़ाद। तो जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था मौलाना आज़ाद ने। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी इनके बारे में याद रखना है।
और इनके जन्म दिवस यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनके बारे में ये भी याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन बताना है। तो इसमें सिर्फ दूसरा गलत है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। पहला और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, कथन ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति थी। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। तो सहायक संधि के संदर्भ में बताने हैं। ए गलत है, क्योंकि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। बी सही है, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। ए गलत, लेकिन बी सही। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो सहायक संधि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू की गई एक नीति थी। नीति का उद्देश्य क्या था? भारतीय शासकों को संरक्षण और समर्थन और अंग्रेजों पर निर्भर बनाकर भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना इस सहायक संधि का उद्देश्य था। तो इसमें भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था भारतीय शासकों को, इसीलिए ए गलत है और बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसमें जो सही सुमेलित हैं वह बताने हैं। तो ये ग्रह का नाम लिखा हुआ है, अपने अक्ष पर घूर्णन का समय लिखा हुआ है, यानी अपने अक्ष पर घूमने में ये कितना समय लेते हैं। तो इसमें यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट सही है। नेपच्यून 16 घंटे 7 मिनट सही है। पहला और दूसरा केवल 2 ही इसमें सही हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब ये दोनों क्यों गलत हैं? शनि और मंगल। शनि जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटे 33 मिनट का समय लेता है। इसमें 25 घंटे लिखे हैं, इसलिए ये गलत है। मंगल कितना समय लेता है? ये 24 घंटे और 37 मिनट का समय लेता है, इसीलिए ये भी गलत है। केवल 2 ही सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 अंश देशांतर का अनुसरण करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, ये भी तो जानना आवश्यक है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर में लगभग 180वें मध्याह्न रेखा के साथ चल रही है। और यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हैं तो कैलेंडर में एक दिन जुड़ जाता है। तो आपको याद रखना है। तो यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में जाते हैं तो आपका जो समय है वह बढ़ जाएगा। पूर्व में जाएंगे तो आपका घड़ी का जो समय है आपको पीछे करना पड़ेगा। तो ये याद रखना है, पश्चिम में जाने पर समय बढ़ जाता है और पूर्व में जाने पर समय घटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आप लोग देख लीजिए, ऑनलाइन वाला जो पेपर हुआ था कथन कारण बहुत ऐसे प्रश्न पूछे गए थे और अभी भी पूछे जाते हैं। अभी जो पेपर हुआ था जनवरी में उसमें भी कथन और कारक वाले प्रश्न थे और 20 अगस्त वाले पेपर में भी ऐसे ही प्रश्न थे। तो ऐसे प्रश्नों को समझना बहुत आवश्यक है। कथन लिखा है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अब बताने हैं कौन सही है कौन गलत है।
तो इसमें कथन और कारण दोनों ही है, लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं। पहला विकल्प है मैग्नीशियम, दूसरा है एल्यूमिना, तीसरा है सिलिका और चौथा है निकेल। तो महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं मैग्नीशियम और सिलिका। ए और सी यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बांज, ऐस, बीच के पेड़ तथा फीजेड, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? पहला विकल्प है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है शीतोष्ण पर्णपाती वन, तीसरा है शंकुधारी वन और चौथा है भूमध्य सागरीय वन। तो उस व्यक्ति को बांज, ऐस, बीच के पेड़, फीजेड, मोनाल पक्षी मिले हैं, तो उसने शीतोष्ण पर्णपाती वन का दौरा किया है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो ये वन मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, जिनमें यूरोप, पूर्वी एशिया और पूर्वी उत्तरी अमेरिका क्षेत्र शामिल है। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? पहला विकल्प है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा है टुंड्रा क्षेत्र, तीसरा है शीत कटिबंधीय क्षेत्र और चौथा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो लिखा है सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है टुंड्रा क्षेत्र में। दूसरा विकल्प इसमें सही है। टुंड्रा क्षेत्र जो है अत्यधिक ठंडे हैं, यहाँ पर उच्च हवाएं और कम वर्षा होती है और इसीलिए पौधों का बढ़ना यहाँ पर मुश्किल है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों ए एवं आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में लिखा है महासागर का जल लवड़ी या खारा होता है। कारण लिखा है महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। विकल्प दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। तो महासागर का जल लवड़ी खारा होता है, बिल्कुल सही। और महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। पहला विकल्प है लोएस, दूसरा है छत्रक सेल, तीसरा है हेमोड और चौथा है स्टेक। तो पवन के निक्षेपण को लोएस कहा जाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अब छत्रक सेल क्या है? तो छत्रक सेल यानी मशरूम चट्टानें हैं। ये अपक्षय और अपर्दन प्रक्रियाओं के द्वारा बनती हैं। हेमोड क्या होते हैं? हेमोड एक प्रकार का भू आकृति है जो हिमनदों के निक्षेपण द्वारा निर्मित होता है। और स्टैक क्या है? स्टैक एक भूगर्भीय स्थल रूप है जो अपर्दन से बनता है। तो इनके बारे में भी याद रखिए। अगला प्रश्न है जिस स्थान पर कोई नदी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं। बताया है इसे जब लेसन पढ़ाया है। पहला विकल्प है डेल्टा, दूसरा है तटबंध, तीसरा है चाप झील और चौथा है नदी मुहाना। तो जिस स्थान पर कोई नदी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी मुहाना कहते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। लिखा है ये वन सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो ये वन कौन हो सकते हैं? पहला विकल्प है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा है शीतोष्ण सदाबहार, तीसरा है शंकुधारी और चौथा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही होगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये सभी विशेषताएं हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की। अगला प्रश्न है चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? पहला है सीसा, दूसरा है टिन, तीसरा है निकेल और चौथा है जस्ता। तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया टिन के अग्रणी उत्पादक हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है।
सीसा के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? चीन, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। निकेल, इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस और रूस। और जस्ता के उत्पादक देश हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया और पेरू। तो इनके बारे में भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि, पहला विकल्प है फसल को कीटों से बचाया जा सके, दूसरा है पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, तीसरा है खाद न बह जाए और चौथा है फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है। सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं उनके किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी भीतर रुका रहे। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हैं और जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। तो एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं और जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। ए और बी सही है इसमें। अगला प्रश्न है, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है सीनेटर, दूसरा है प्रतिनिधि, तीसरा है अधिशासी और चौथा है पार्षद। तो नगर निगम में जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें पार्षद कहते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल और चौथा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है राज्यपाल। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए में लिखा है, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। कथन में लिखा है, छोटे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हैं और आर जो है वह सही व्याख्या भी कर रहा है ए की। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? पहला है बेगार, दूसरा है अनियमित, तीसरा है दिहाड़ी और चौथा है असंगठित। तो भारत में बेगार श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। पहला विकल्प इसमें सही है। तो केवल ए इसमें सही होगा। पहला सही है यानी विकल्प में दूसरा सही है जिसमें लिखा है केवल ए। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है? पहला विकल्प है समुदायों की बड़ी संख्या, दूसरा है सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, तीसरा है रियासतों को तुष्ट करना और चौथा है ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है समुदायों की बड़ी संख्या। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद बनाते हैं? पहला विकल्प है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्य विधानसभा और चौथा है राष्ट्रपति। तो भारत की संसद बनाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर। चौथा विकल्प इसमें सही है ए, बी, डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए? पहला विकल्प है प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा है राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, तीसरा है किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना और चौथा है देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना।
तो धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए, उसके लिए सभी धर्म समान होते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है? लिखा है, व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। कथन बी में लिखा है, ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। ए सही है, इसमें ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, ये गलत है। ए सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है? पहला विकल्प है उसका बाकी समाज से अलगाव, दूसरा है उनकी संस्कृति का विविधीकरण, तीसरा है अल्पसंख्यकों का संरक्षण और चौथा है उसका सामाजिक सशक्तिकरण। तो किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया नतीजा है उसका बाकी समाज से अलगाव, पहला विकल्प इसमें सही है। तो घेटोआइजेशन जो है, घेटोआइजेशन एक विशेष समुदाय को एक विशिष्ट क्षेत्र या पड़ोस तक सीमित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो अक्सर सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारकों के कारण होता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? पहला है फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों में कुछ इलाकों का तय किया जाना, दूसरा है ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, तीसरा है छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना और चौथा है ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। तो ये ऑनलाइन वाला पेपर था 28 दिसंबर को जो हुआ था, 28 दिसंबर 2022 को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन वाले पेपर के ही साथ, क्योंकि ऑफलाइन पेपर वाले तो ये ऑनलाइन वाला पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऑनलाइन वाले ही पेपर के साथ, क्योंकि दो पेपर ऑफलाइन वाले बचे हैं, एक 20 अगस्त वाला और एक 21 जनवरी वाला। उनको भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। पहले ऑनलाइन वाले कुछ पेपरों को सॉल्व करवा देती हूँ। ऑनलाइन वाले पेपर जो हुए थे उनमें काफ़ी पेपर सेम थे, तो जो सेम लगेंगे उनको सॉल्व नहीं करवाऊंगी। जिनमें प्रश्न लगेंगे कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आ सकते हैं, उन पेपरों को मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।